जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारा पहला चैप्टर है, जो एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक, उसके बाद लाइट्स, ये तीनों चैप्टर आपको पूछा जाएगा इस बार। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं हम लोग। होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमें करेंट, रेजिस्टेंस, और इसके बाद हम लोग को इसमें रजिस्टिविटी और टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले पूछता है चार्ज। भाई कहीं भी चार्ज ही फ्लो करेगा तभी ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, नहीं तो नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें करना क्या है, चार्ज। सबसे पहला एक चीज़ आता है हमारा चार्ज। अब आपसे कोई पूछ दिया चार्ज का डेफिनेशन क्या है, तो आप एक बार सोचोगे। तो बस चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब चार्ज क्या है, लाइक मास है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये तो हो गया। अब आपसे पूछता है नहीं, हमको ये बताओ कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताओ। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताओ। अगर आपसे पूछ देता प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताओ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमें पहला क्या होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज also repel to each other। नोट्स बनाते जाइएगा एकदम अच्छे से। लाइक चार्ज आल्सो रिपेल टू ईच अदर। अब मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहीं भूल गए तो हम याद करने के लिए बताते हैं। मान लो सपोज करो कि दो एक ही कंपेयर के आदमी हैं, क्लास में वो भी फर्स्ट आ रहा है, हम भी फर्स्ट आ रहे हैं। अगर मान लो दोनों की सिमिलर माइंड चल रही है तो वो एक दूसरे से काफ़ी दूर ही रहना चाहेंगे, मतलब उनको सारी चीज़ शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो जैसे प्लस प्लस यदि है तो आपस में क्या होगा, रिपेल करना चाहेगा, दूर हटेगा। जैसे मैग्नेट में हम लोग नहीं करते हैं, दो प्लस प्लस लाते हैं, साउथ साउथ पोल, नॉर्थ नॉर्थ पोल, तो आपस में दूर हटते हैं। तो चार्ज लाइक आल्सो रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्ज यहाँ पे है लाइक, एक वर्ड लाइक मतलब एक ही तरीके के। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या आता है, अनलाइक। अनलाइक चार्ज, जिस चार्ज कह लो, ऑल्सो अट्रैक्ट, अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट कैसे करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज कैसे, जैसे मान लो प्लस हुआ और माइनस, ये अनलाइक चार्ज हो गया। ये क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमें यहां से कह सकते हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट टू ईच अदर ये करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं, पिछले साल ये पूछा था, मैं बच्चों को काफ़ी इसको बोलता हूँ कि इसे तुम पढ़ो, कि इस चीज़ को हम लोग को जानना जरूरी होता है। इसी को कहते हैं हम लोग कूलाम्स लॉ। जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें कूलाम्स लॉ में ये बताता है कि जैसे हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का याद किए थे ना सेम 9th में, उसी तरह ये भी है। मान लो सपोज करो कि ये रहा मेरा 2 पॉइंट। तो हम लोग पढ़ो, सोचो जरा कि हम लोग उस वक्त क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे द टू मासेस इन द यूनिवर्स। द टू मासेस इन द यूनिवर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पढ़े थे द टू मासेस इन द यूनिवर्स, इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा था उसको हम लोग क्या पढ़ते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। ये था न्यूटन्स का लॉ। तो यहाँ भी वही चीज़ है, Q और Q। जैसे हम लोग अब Q Q है, अगर मान लो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे R है, यहाँ भी सेम कंडीशन R है। R मान लो, अगर इनके बीच में फोर्स कोई काम कर रहा है तो अब कूलाम्स लॉ याद करने की जरूरत है ही नहीं। कूलाम्स लॉ को हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे कूलाम्स लॉ में, द टू चार्जेज, वहां पे मासेज बोल रहे थे, यहाँ पे चार्जेज बोलेंगे। द टू चार्जेज between the force is directly proportional, the two charges between the force is directly proportional, the
मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है। द टू चार्जेज बिटवीन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। यही होगा ना मेरा कूलम्ब्स लॉ, और क्या होगा? क्या बोलेंगे? द टू चार्जेज बिटवीन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब वन बाई को हम लोग इनवर्सली करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। तो फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हुआ। अब इसी को हम दूसरा लिख सकते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग जब अभी तो इस क्लास में के तक ही पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में तो हम लोग पढ़ेंगे F इक्वल टू के की जगह हम लोग लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, चार्ज क्या है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर अपना समझते जाओ, कुछ है नहीं इसमें। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो मेरे पढ़ाए हुए जितने लड़के हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं कि ये चैप्टर कुछ है ही नहीं सर, ये मैं चैप्टर सॉल्व कर लूँगा 10th लेवल तक। हाँ, इसके आगे तो मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें खैर हम अलग अलग पढ़ाते हैं। तो चार्ज क्या है, मगर वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज यही रहेगी, प्रॉपर्टीज कुछ बदलेगी नहीं। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होगी? चार्ज लाइक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसे हमेशा लिखो, नोट्स बनाओ, एक एक पैटर्न का नोट्स बनाते जाओगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब जैसे तुमसे पूछ दिया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताओ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? लाइक चार्ज आल्सो रिपेल टू ईच अदर। मैंने बताया दो आपस में नॉर्थ नॉर्थ पोल साउथ साउथ पोल कहाँ लाइक है? नहीं, दो नेगेटिव पोल भी होंगे तो आपस में कभी टच नहीं करेंगे, दूर हटाएंगे ये। और अनलाइक चार्जेज आल्सो अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज जैसे हम लोग जब भी बिजली का तार देखते हैं ना, उसमें अगर दो प्लस प्लस वाले को ले आओ ना बीच में पास में, तो क्या करेगा? दो तार है तो भ्राम से आवाज करेगा, मतलब एक दूसरे के इधर उधर जाने लगेंगे, मतलब दूर भागेंगे ये, जिससे शॉर्ट सर्किट होगी। अब फिर क्या है? तीसरा है कूलाम्स लॉ। इसको कूलाम्स लॉ में क्या कहते हैं? इसी को कूलाम्स लॉ कहते हैं। जब भी तुमको एग्जाम में देगा कि कूलाम्स लॉ क्या है, तो तुम क्या करना? कूलाम्स लॉ तो लिखना। जैसे मैंने कूलाम्स लॉ क्या लिखा कि कूलाम्स लॉ लिखने का ही तरीका छोड़ दो, याद ही नहीं करना उसको। उसको करना क्या हम लोग को? द टू चार्जेज बिटवीन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो मैंने क्या बोला? द टू चार्जेज बिटवीन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। बस ये कूलाम्स का लॉ है तुम्हारा। तो इसके सॉल्व करके दिखाओगे तो ये एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखो लिखने का तरीका बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये हो गया हमारी 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम अगली प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं कि थोड़ा सा अब इसे लिखना ही है, तो लिखिए लिखिए आराम से। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी थियरी लिखना हो तो लिखिए द टू चार्जेस between the force is directly proportional and force is also inversely proportional to distance square between them। ये हो गया कूलाम्स लॉ तुम्हारा। द टू चार्जेज बिटवीन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टू चार्जेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। ये तुम्हारा काम हो गया, ये तुम लिख के दिखा दिए, काम हो गया तुम्हारा खत्म। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 3 है, अपना इसको किए हम लोग, इसे नोट करना तुम लोग। अब इसके बाद तीसरा क्या आता है कि अगर हमको एक चीज और लिखना है कि चौथा प्रॉपर्टीज क्या लिखे इसका, तो एकदम क्लियर है चौथा प्रॉपर्टीज हम लोग को क्या लिखना है वो भी देखो।
चौथा प्रॉपर्टीज में हम लोग को लिखना है, तो लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला, बस याद रखो, कुछ नहीं करना है इसके लिए, Q इक्वल टू एन ई। देखो यहाँ जो n होता है ना और ये जो e होता है, ये दोनों में अंतर है। कभी कभी अभी जब तुम्हें न्यूमेरिकल बताएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि n और e जो है ये क्या है। e की वैल्यू तो फिक्स होती है, e जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन 90, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो अब जैसे तुम्हें चौथी प्रॉपर्टीज लिखनी है तो तुम क्या लिखो, चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग को लिखना क्या है, चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या लिखेंगे, लिखेंगे चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं प्रोडक्ट, नंबर नहीं, चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मैंने एनओ लिख दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैं ई से दिखा दे रहा हूं यहां पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी तुम्हारा चौथा होगा क्लियर। देखो हम लोग को क्या करना है ना कि ज़्यादा याद नहीं करना है। अब इसे अगर शॉर्टकट में हम लोग लिखें, शॉर्टकट में हमें याद करना है, लिखना तो हमें करना ही है अपने मन से। तो चारों प्रॉपर्टीज को देखो, मैं अपने बच्चों को जिस तरह समझाता हूँ मैं बोलता हूँ इतना ज़्यादा तुम्हें इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चारों प्रॉपर्टीज को कैसे लिखो, पहला कॉन्सेप्ट याद रखो, प्लस प्लस कॉमा माइनस माइनस। दूसरा, क्योंकि देखो जब तुम्हें बोर्ड का पेपर होगा तो एक दिन में पूरी तुम्हें जल्दी जल्दी, अब एक ही दिन में तुम्हें पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों चीज़ के लिए तुम्हें समय चाहिए ना, तो आखिर वो समय लाओ कैसे। समय ऐसे ही लाया जाता है कि जो प्रिपरेशन करते हैं ना उनको लिखना तो वर्ड टू वर्ड है। एक मूवी नहीं देखे थे 3 Idiots, उसमें बोलता है कि बेटा बस लिखो अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखते जाओगे ना तो वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। रट के तो सब लिख लेते हैं यार, कोई भी बुक पढ़ेगा रट के, हम भी लिख लेंगे, तुम भी लिख लो, कोई भी लिख लेगा। रटना नहीं, किसी चीज़ को शॉर्ट में तुम समझा सको। अब जैसे हम इसको शॉर्ट में कैसे समझाते हैं, प्लस प्लस कर लो, कॉमा माइनस माइनस। तो ये तुम जान रहे हो कि ये दोनों जो आपस में रहेंगे वो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इस तरह करेंगे। फिर दूसरा क्या है, प्लस माइनस करो, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ माइनस प्लस कर दो कॉमा लगा के, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है ना भाई, हमको याद हो गया। प्रॉपर्टीज हमको याद करना है तो पहला हम प्रॉपर्टीज याद करेंगे, लाइक चार्ज आल्सो रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आल्सो अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसको 2 पॉइंट बनाओ ना, बोर्ड में करना है हमें तो इसको 2 पॉइंट बनाओ, क्या दिक्कत है। अब तीसरा क्या है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ लिखो और प्रूफ करो इसको। चौथा क्या है, चौथा उठाओ, Q इक्वल टू एन ई। अब हमको डिफिनीशन नहीं याद है तो हम करेंगे क्या कि चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या करेंगे, तीनों चारों मेरी होगी, खत्म कहानी, इसको हटा दो। अगर तुमसे पूछता है तो इतना बहुत है इसके लिए। अब इसके बाद आता है तुमको कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। तो अब जानते हो कंडक्टर मतलब क्या होता है, इंसुलेटर मतलब, इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया और कंडक्टर का मतलब क्या होगा। कंडक्टर मतलब जिसमें कंडक्ट करने पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से ट्रांसफर हो, कंडक्टर। नहीं बोलते हैं हमारे वो कांटेक्ट में है, बोलते हैं ना हमारे वो कांटेक्ट में है, मतलब हम उसे कंडक्ट कर रहे हैं। हाँ, इंसुलेटर भाई वो मेरे से दूर है एकदम, इंसुलेटर आइसोलेटेड सिस्टम में है वो, कोई मतलब नहीं उससे। तो इंसुलेटर इसी को होगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर इजीली तरीके से ना हो सके या हो ही ना, दोनों काम कर सकते हैं ना, तो ये हो जाता है कंडक्टर और इंसुलेटर। इस पर ज़्यादा जस्ट जानो। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, आता है करंट, CURRENT, करंट। देखो किताबी भाषा
याद करना और लिखना, दोनों में मैथमेटिकल तरीके से भी लिख सकते हो, तुम किसी चीज़ को समझा सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आई बराबर कहते हैं क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखो अभी जस्ट मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, क्यू इक्वल टू एन ई। अभी आई के साथ बहुत सारे रिलेशन आएंगे, रेजिस्टेंस का भी आएगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस के साथ भी इसका होता है, फिर रेजिस्टेंस के बाद फिर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी इसका आएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब मान लो हम गए भूल एग्जाम में, हमको कुछ नहीं याद है कि यार हमको करंट का बस हमको फार्मूला याद है, करे तो करे क्या, फार्मूला याद हो तो थ्योरी बना लो ना, सीधे बोलो कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन चार्ज एंड टाइम। मतलब उसको नहीं कहा जाता समथिंग इज बेटर देन नथिंग, छोड़ के आओ, उससे बढ़िया लिख के आओ। और या तो इस बोल दो चार्ज फ्लो पर, देखो इसको पर भी हम लोग कहते हैं, बाई भी कहते हैं, रेशियो भी कहते हैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। बात खत्म। अब मान लो हमको इसका फॉर्मूला तो हम भूल गए, तो अब हमको इसका पूछेगा नहीं, हमको तुम इसकी यूनिट बताओ, तो भाई हमको चार्ज की यूनिट पता है कि अभी हम तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाए थे, तो हम बोल रहे कूलाम्स लॉ, तो इसको सी मतलब कूलाम अपॉन सेकेंड, कूलाम बाई सेकेंड, ये हो गया तुम्हारे लिए इसका। नहीं तो एक इसकी दूसरी यूनिट है एम्पियर, ये 2 यूनिट हो गई। तो अब हमको करना क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू सी कूलाम बाई सेकेंड या एम्पियर, ये दोनों हम इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। मगर अगर तुमसे, अब देखो हम तुमसे इसमें हम कितना डिफिनीशन बनाते हैं, 2 डिफिनीशन बना सकते हैं। क्या चीज़ का, हम बोलेंगे तुम हमको एक काम करो 1 एम्पियर का डिफिनीशन दो, 1 एम्पियर। तो तुम बैठ के 1 एम्पियर का डिफिनीशन बैठ के याद करो, हाँ याद हो गया फिर क्या बोल गए, कहानी खत्म। तो 1 एम्पियर का डिफिनीशन, तो इसको पता करो, इसको 1 सी करो और इसको 1 सेकेंड करो। 1 एम्पियर का डिफिनीशन देखो एकदम इजी तरीके से याद कैसे करना है। 1 एम्पियर का डिफिनीशन, बस तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिफिनीशन खुद ही बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 एम्पियर का डिफिनीशन तुम्हें याद करना है, तो लिखो 1 एम्पियर इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, या 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से नोट करते जाओ। क्या है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, चाहे रेशियो बोल दो चाहे कुछ भी बोलो, या बोलो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इजी हो गया, बात खत्म। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। नहीं याद हो रहा है तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, बस बात खत्म। नहीं तो अब देखो यहां से तुमको 1 एम्पियर का डिफिनीशन पता चला, अब तुमसे हम बोल दे नहीं तुम हमको एक काम करो 1 कूलाम का डिफिनीशन दो भाई हमको, तो 1 कूलाम का डिफिनीशन लीजिए सर, 1 कूलाम का, यहाँ पे 1 कूलाम रहने दो, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू 1 कूलाम। ये देखो अब इसमें करना क्या था, हम सीधे भाषा में याद करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 कूलाम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड, बात खत्म। 1 कूलाम का डिफिनेशन भी याद हो गया, 1 कूलाम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड, कहानी खत्म। या प्रोडक्ट ऑफ 1 एम्पियर करंट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलाम, डेफिनेशन हो गया, कहानी खत्म। अब देखो इस पे आता है हम लोग का कुछ सवाल आते हैं कि मतलब हमको सवाल बताओ, तो देखो 1 कूलाम का तुमको डेफिनेशन फिर से सुन लो, अगर लिख सकते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। पहले देखो सबसे पहले हम लोग करंट का डेफिनेशन हम लोग करेंगे, तो करंट का डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज फ्लो इन, बोलेंगे चार्ज फ्लो इन टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम, पर मतलब वही बाई होता है सीधे सीधे। तो 1, अगर तुमसे करंट का डेफिनेशन पूछ रहा है तो हम 1 नंबर पे क्या बोलेंगे, करंट का डेफिनेशन बोलेंगे करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम,
नहीं तो अच्छे से डेफिनेशन और अच्छे से तरीके से लिखना है तो करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला याद करना, चार्ज का फॉर्मूला कूलाम, कूलाम्स लॉ पढ़े थे उसमें। टाइम का सेकंड सबसे छोटी, या एम्पियर डिफिनेशन हो गया। अब तुमसे 1 एम्पियर की डिफिनेशन पूछा तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, बात खत्म। 1 कूलाम का डिफिनेशन पूछ दिया तो 1 कूलाम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकंड, बात खत्म। हो गया दोनों डिफिनेशन। अब देखो, अब इस पर हम लोग को मान लो न्यूमेरिकल लगाना है तो इसके न्यूमेरिकल देखो। हम क्या करते हैं कि हम हमेशा ज़्यादा न्यूमेरिकल के लिए साइड बुक का यूज करते हैं। हमेशा हम लोग प्रदीप पब्लिकेशन की साइड बुक अदर की हम लोग यूज करते रहते हैं कि चलो भाई अच्छे से बच्चों को बताना है तो करना क्या है। तो देखो हम लोग यहाँ पे कितना चीज़ पढ़े। पहला हम लोग पढ़े I इक्वल टू क्यू बाई टी, और इसी को हम लोग कह सकते हैं एन ई बाई टी, इसी को कह सकते हैं एन ई बाई टी। तो अब हो गया। अब इस पर हम लोग को सवाल लगाना है तो देखो यहाँ पे सवाल लगाने की कहानी क्या है इसका। बोल रहा है 0.5, क्या बोला है 0.5 सी, तो सी पहले लिख दिया मतलब खुला। 0.5 सी चार्ज, चार्जेस मान लो, चार्ज ही मान लो, चार्ज पासेस थ्रू a cross section, अब क्या बोला, ऑफ अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। तो हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। वो क्या काम करते हैं, इसको एकदम आंख बंद करके सोचते हैं भाई यहाँ सी दिया है, यहाँ सेकंड दिया है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द करंट। मान लो सपोज करो तुमसे पूछे फाइंड द करंट, तो बात खत्म। करना क्या है इसका हमको इसमें, मगर हाँ एक चीज़ तुमको हमें कह लो कि ये ट्रिक ही है या विशेष तरीके, जो जो चीज़ दिया रहता है उसे विथ सिंबल उतार लो। तो करना क्या है 0.5 सी, ये पॉइंट है मेरा, तो ये चार्ज है तो मतलब ये क्यू की वैल्यू दिया है। हम कभी कभी क्यू स्मॉल भी बना देते हैं। तो क्यू की वैल्यू दिया हुआ है तो इसको इस तरह सर्कल कर लो। बोर्ड में देखो इंप्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, नंबर अपने आप मिलता है, कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। टी इक्वल टू तुमको दिया है 5 सेकेंड, लिख लिए भाई, हमको टी इक्वल टू 5 सेकेंड दिया है। हमको पूछ रहा है आई निकालो, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू क्या है मेरा 0.5, टाइम क्या है 5। तुम लोग इसको सॉल्व करना जानते हो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, इजी है। 50/5 कितना आया 10, 10 क्या आई है, तो तुम इसको चार्ज बाई सेकेंड भी लिख सकते हो, नहीं तो एम्पियर लिख लो, क्या दिक्कत है, एंगस्ट्राम हो जाएगा एम्पियर के लिए, उसमें बिंदी मत लगाना। ठीक, ये तुम्हारा कहानी हो गया, इसमें कुछ है नहीं। अब अगर मान लो तुमको हम बोलते नहीं एक काम करो, तुम हमें दूसरा चीज़ करके दिखाओ। दूसरा चीज़ क्या है, मान लो ये पहला सवाल है, नोट कर लेना इसको बहुत अच्छे से। थोड़ा सा तुम लोग को यदि जिसके लिए नया है उसके लिए तो भाई थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम होगी ही, मगर अगर मेरी बात को धीरे धीरे सुनते जाओगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉल्व हो जाता है ये। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है। अब बच्चे करते क्या है ना कि पढ़ने से ज़्यादा करते क्या है बच्चे, कि मान लो हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग पढ़ने में क्या करते हैं ना, किसी चीज़ का शेड्यूल नहीं सेट कर पाते हैं। भाई जो टॉपर होगा हाथी घोड़ा तो खाता नहीं है, वो भी तो इंसान ही है। तो आखिर वो पढ़ता क्या, वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ता है और पढ़ ही पढ़ता है। अब जैसे देखो ठंडी का समय है, ठंडी के समय में आदमी सोचे अगर हम रजाई में चले जाएं और बैठ के पढ़े तो जल्दी से सो जाएगा, इसमें कोई नहीं। हम लोग क्या है कि कोई भी जो अच्छा लड़का है टेबल ले लेगा, बैठ जाएगा ऊपर में, पैर खुला रखेगा। पैर यदि खुला है तुमको नींद नहीं लग रही है तो करना क्या है कि पहला कंडीशन तुमको करना क्या है, और दूसरा इसको बस फॉलो करोगे ना तुम्हारा अच्छी। सबसे बड़ी चीज टाइम। अब ये नहीं कि एक दिन उठाएंगे फिजिक्स 4 घंटा पढ़ लेंगे बहुत है, और फिर उसको 4 हफ्ते तक देखे ही नहीं तो गया।
एक दिन उठाना है तुमको, सिर्फ ज़्यादा नहीं। कैपेसिटी क्या है? 40 मिनट। देखते हो 40-45 मिनट से ज़्यादा पीरियड होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि उसमें हमको सब मैनेज करना है, नहीं। एक आदमी 40-45 मिनट पढ़ लिया तो उसको ब्रेक चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो मान लो तुम 40 मिनट पढ़ लिए, फिजिक्स हम पढ़ लिए भाई। अब हम क्या किए कि हम उठाए, ज़्यादा देर मेरे को नहीं पढ़ना है, 40 मिनट केमिस्ट्री पढ़ लिए। ये तुम्हारा काम कब करना है मालूम है? जब तुम जगे रहो। जगे रहो मतलब जैसे अब तुम पढ़ रहे हो तो अब भाई बोर्ड आ रहा है, लास्ट समय है, तो भाई पढ़ना तो हमको पड़ेगा ही। तो 1 बजे तक हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मली मान लो, तो हमें पढ़ना क्या है, 9 बजे तक खाना खा लिए, 9 से 10 बैठे, टहलना तो चाहिए नहीं, खाना खाने के बाद तुरंत हम टहल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर हमेशा रुकना चाहिए, खाना खाने के बाद हमारे ब्लड फ्लो हमेशा हमारे स्टमक की तरफ होते हैं, इसलिए कुछ देर रुकना चाहिए। रुके रहो। अब 40 मिनट तुम क्या करो, फिजिक्स पढ़ो। फिजिक्स में आराम से किताब पलटते रहो, पढ़ते रहो। यार जब कंटिन्यू तुम सोचो 3 दिन 4 दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो ये याद हो जाता है। तो ये फिजिक्स क्या चीज़ है, इतनी पतली सी बुक है। अभी 11th में जाओगे तो इतनी मोटी आ जाएगी, तब तो लोग पढ़ेंगे नहीं, उसकी भारी देख के कितने लड़के तो कॉमर्स। तो बहुत माइंडेड रखना पड़ता है, जो माइंडेड लड़का होता है एकदम शांति से 40 मिनट उठा के फिजिक्स पढ़ा। अगर तुम जरा 40 में मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 40 में मल्टीप्लाई करो 30 डेज का, तो जरा तुम सोचो फिजिक्स कितना दिन एक मंथ में पढ़े। ध्यान से देखना, 4 3 12, 12 के पीछे 2 जीरो। अगर इसे तुम 60 से डिवाइड करो, 60 से 0 0, 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, देखो 20 घंटे। 20 घंटे तुम नॉर्मली पढ़े, फिर अगले महीने 20 घंटे, 40 घंटे। 40 घंटे लायक बुक नहीं है, अगर रेगुलर पढ़ो तो 40 घंटे। सेम कंडीशन ये भी चल रहा है। अब तुम क्या करो, रात में जब जानते हो क्या होता है कि रात में एक बैक नींद आती है, उसका टाइमिंग है 11 से 12 या 12 से 1। जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं उनके लिए तो पूरी रात ही कम है, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो टाइमिंग ये है कि 11 से 12 बजे तक में हमको एक बार नींद जरूर आती है। तो तीसरा काम क्या है हमें, कि अब उठाओ, तुम्हारा काम क्या है, मैथ। अब तुम्हें जितना देर पढ़ना पड़ो ना, और रात में अगर तुम 10 से 11 11:30 के बाद तुम बैठे, थोड़ा 10 मिनट वॉक कर लो, उसके बाद बैठो 1 बजे तक मैथ लगाओ, तुम्हारा ये PCM ये कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट रहेगा PCM। बचा तुम्हारा इंग्लिश हिंदी, ये बचा। बाकी जो कंप्यूटर लिया उसके लिए ये तुम्हारा हो गया। अब मान लो तुमको हफ्ते में अब केमिस्ट्री आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रिप्लेस कर दो ना, इंग्लिश पढ़ लो थोड़ा सा। संडे है, उठाओ पढ़ना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा इन लोगों को भी इसी में से काट काट के समय दो भाई। 3 बजे तुम लोग स्कूल से आ जाओगे तो उसके बाद करोगे क्या, ट्यूशन पढ़े, कोचिंग गए, फलान किए, ढेकान किए, सब कर करके पढ़ लिए। तो बस ये सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे तो कुछ है नहीं, बाकी तो अपनी जो है सो है। अब मान लो हम तुमको दे दिए कि इसमें एक क्वेश्चन बोल दिए कि एक काम करो, तुमको मैंने दे दिया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को मैं ई से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करो कि हम बोले नहीं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है। अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रॉन, वो भी तुम्हारा ई ही मैंने दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा n ही है, मान लो इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं मैं, ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यही है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया ई है, और टाइम मैंने तुम्हें दे दिया कि टाइम टेकन टी। तो हम बोले तुम हमको बताओ करंट कितना फ्लो होगा, तो बात स्वाभाविक है सर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने हमको एन ही दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने मुझे ई ही दिया है, और टाइम टी ही दिया है। तो फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया, आई। मतलब कहने का मतलब क्या है, एन इक्वल टू एन, ई इक्वल टू ई, एन टी इक्वल टू टी। तो हमको करंट की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, आई इक्वल टू हम लोग को पता है एन ई बाई टी, यही तो होगा। एन की जगह एन ही रखना, ई की जगह ई ही रखना, टी की जगह। तो ये भी कहानी हो गई, आंसर एम्पियर। जीरो मत लगाना, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक। अब हम तुमको इसमें का और क्वेश्चन बताते हैं कि मान लो हम तुम्हें दिए
क्या हम बोले कि मान लो इसका हम क्वेश्चन लगा रहे दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला तुमसे कैलकुलेट द करंट, calculate the current in a wire, if 1500 कूलाम सी मतलब चार्ज आ गया, चार्ज हमने लिखा भी नहीं, सी तुमको दे दिया, लो चार्ज लिख भी दे रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द करेंट इन अ वायर इफ 1005 सी चार्ज थ्रू इन 5 मिनट, मान लो हमने तुमको ये दे दिया। तो देखो अभी हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े थे, I इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, हमने सेकेंड लिखा था, मिनट नहीं। तो करना क्या है हम लोग को अब इसको, कि पहले जो जो चीज़ दिया हो हम लोग उसको उतार लेते हैं। Q इक्वल टू हमको दिया 1500 सी, ये तो हो गया। टाइम दिया हम लोग को 5 मिनट, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे क्योंकि हम लोग को सेकंड में लगना है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 300 सेकंड। हम लोग को टी भी पता चल गया। अब हम लोग को करना क्या है कि आई बराबर क्यू बाई टी, चलो भाई अच्छे से बना लो भाई, क्यू बाई टी। फॉर्मूला हमेशा बार बार लिखो जिससे तुम कभी भी फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो। अब मान लो कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये सब चीज़ तो हम लोग को आता है इजीली। देखो हम जिस भी बच्चों को पढ़ाते हैं उनको ये बताते हैं कि तुम्हें जो क्वेश्चन आता है ना, हम भी अपने समय में या कोई भी जो क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन को सोचा करो इजी है, तो क्या तुम 1 मिनट में इजी क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो आता है ना, कि कैलकुलेशन नहीं आता है, कैलकुलेशन पावर को तो बढ़ाओ, जल्दी जल्दी देखो कैसे 1 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं इसको। तो आई बराबर क्यू बाई टी, तो आई इक्वल टू मान लो सपोज करो हम किए 15000 अपॉन 300 काटे 5 आ गया, आई इक्वल टू 5 एम्पियर, कहानी खत्म। स्पीड मेंटेन करो ना, जो सवाल आता है उसको भी लगाओ। कभी कभी कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ देता है। अब ये तो हो गया मेरा, तो आई पे हमारा रिलेटेड सवाल हो ही गया। मान के रखो कि आई में इतने सवाल देता है, शॉर्टकट में इतने सवाल हो गए। अब आता है हमें कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो अभी हम तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को दिखाना है, तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, इसको ब्रैकेट में बना लो भी। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी ध्यान से देखना। तो एक लंबी थियरी है और एक शॉर्टकट थियरी है, दोनों थियरी में से जो तुम्हें पसंद आया कर लेना। तो लंबी थियरी क्या है, पहले तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू। मान लो सपोज करो ये कोई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमको इस पॉइंट तक मान लो ये इस पॉइंट तक हमको किसी चार्ज पार्टिकल को लाना है, कहीं भी बाहर से एक बात है, तो बाहर से। तो करना क्या है हम लोग को कि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से दिखाते हैं। तो करना क्या है कि अब इसका डिफिनेशन हम लोग अपने मन से कि अ चार्ज पार्टिकल को, यदि हमको किसी चार्ज पार्टिकल को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क, मान लो तुम फील्ड के बाहर हो, तुम्हें खींच के लाया जा रहा है, तो भाई जो तुमको खींच के ला रहा है उसको वर्क होगा, वर्क अपॉन
चार्ज, तुम तो खुद ही हो चार्ज, तुमको वर्क अपॉन चार्ज। तो करना क्या है कि यदि किसी आदमी को बाहर से हम खींच के यहाँ तक लाते हैं, यहाँ मान लो हम बैठे हुए हैं क्यू, और उसको बेचारे को इस पॉइंट तक लाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, तो जितना वर्क डन करना होगा ना अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा ना, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, मान लो यहाँ से उसको खींचे यहाँ तक ले गए, मान लो यहाँ पे वर्क डन उसका डब्ल्यू है और यहाँ पे डब्ल्यू बी है वर्क डन। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों में अंतर है। अंतर क्या है यही चीज़ नहीं जानो, यही चीज़ सब लोग नहीं जानते हैं। क्या? एक चार्ज पार्टिकल बाहर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, तो जितना वर्क डन करना होता है अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अंतर। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका कुछ है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, मान लो वी है तो वी ए इक्वल टू लिखेंगे डब्ल्यू ए बाई क्यू, चार्ज तो वही है मेरा, ठीक है, ये लिखें। इसी को हम पकड़ के कान यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई क्यू, यहाँ पे भी ये लिखेंगे, हम लिखेंगे ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना उसी कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब करना क्या है हम लोग को कि देखो याद करने के लिए छोटी थियरी क्या है कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू अपॉन बोले हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड चार्ज। बस। अब हमसे पूछता क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो ये हो गया डेफिनेशन। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो मेरी बात हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। और चार्ज पार्टिकल को किसी चार्ज पार्टिकल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो काम करते हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल कम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ना, रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब तुमसे इसकी जो यूनिट होती है, अब यूनिट हमको याद करने की जरूरत क्या है, ये कर दो जूल, चार्ज का हमने कूलाम बता दिया, तो V इक्वल टू जूल अपॉन कूलाम, ये हो गया। नहीं तो V है तो ऑब्वियस बात है वोल्ट, ये हो गया। तो अब इसकी जगह दो डिफिनीशन और बनता है। देखो कैसे, हम तुमसे बोलेंगे कि एक काम करो, हमको तुम अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना हो तो लिख लो द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is called electric potential। ये भी हम लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो यहाँ पर यूनिट चार्ज जरूर लगाया है, तो ये रहा इसका किताबी डिफिनेशन। नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, बात खत्म। या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन हो गया।
अब करना क्या है, हमको पूछा कि नहीं हमको तुम ये बताओ कि इसका, हमको वो डेफिनेशन ना बताओ, हमको तुम इसका बताओ कि हम लोग इसको क्या कहेंगे, 1 वोल्ट का डेफिनेशन दो। तो लो 1 लिख लो भी, 1 लिख लो जूल, 1 लिख लो कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज अपॉन 1 जूल वर्क, सॉरी 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम चार्ज। हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 कूलम का डेफिनेशन, यदि दूसरा डेफिनेशन हमको वोल्ट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में बताना हो तो 1 कूलम इज इक्वल टू, ये इधर गया ये इधर आया, 1 जूल अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, इसको 1 बना लो, 1 वोल्ट। तो अगर हमको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में बोलना हो कि 1 कूलम का क्या होगा, तो 1 कूलम इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन 1 जूल वर्क डन अपॉन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस तरह भी तो हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो डिफिनीशन, बस फॉर्मूला याद रखो, डिफिनीशन बनाते जाओ। और ये नहीं, कोई बच्चों को बोलता है ना कि हाँ तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, तो बच्चे लिख के आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब बोलते हैं हमको नंबर क्यों कम मिला। अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा है तो V इक्वल टू W/Q लिख दो, W/Q लिखने के बाद थोड़ा यूनिट लिख दो, 1 2, तो अच्छा थियरी मिलता है नंबर कि हाँ चलो सही है। अब आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दिया है द 2 पॉइंट A एंड B, समझाया है अभी मैंने जस्ट तुमको समझाया है। A और B 2 पॉइंट है, A और 2 B पॉइंट है, ठीक है, कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क डन ना। तो कहने का मतलब छोड़ दो, सीधे सीधे बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक गया, वर्क डन में कितना अंतर है, तो V इज इक्वल टू, इसको डेल्टा V से हम लोग दिखा सकते हैं, डेल्टा W अपॉन Q। बात खत्म, डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू different work done in the electric field of 2 points by the charge। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट के बीच जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। बात खत्म। तो अभी हम आप लोग को ये चीज़ समझा ही चुके हैं कि क्या होगा। अब इस पे आते हैं, कुछ सवाल बताओ कि हमको ये कैसे होगा कैसे होगा। तो सीधे सीधे एक सवाल बोल रहे हैं यहाँ, कैलकुलेट the work done, calculate the work done to carry 4 coulomb of charge from a point at 100 volt to a point 120 वोल्ट। ये तुमको दे दिया 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट। अब देखो बोला कैलकुलेट द वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू 120। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ से जब यहाँ चार्ज, तो देखो एक ही दिया, 2 चार्ज दिया नहीं ना, एक ही, यहाँ से 4 कूलम है, मान लो 4 कूलम चार्ज है, उसको हम यहाँ से दौड़ाते 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 बेचारे को ले गए यहाँ तक आ जाओ भैया, तुम 4C रहे। कहने का मतलब संदीप मिश्रा को यदि हम यहाँ से दौड़ाएं रेणु सागर तक, तो संदीप मिश्रा ही रहेंगे, वहाँ जाके हम घट नहीं जाएंगे। तो 4C को यहाँ से दौड़ाते दौड़ाते ले गए तो 4C तक ही रहेंगे। अब वहाँ जाने के बाद ऐसा थोड़ा नहीं है कि हम बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। मगर हाँ हम बताएं कि यहाँ पे 100 थे हम, ठीक है, वहाँ जाके हम 120 हो गए। ऑब्वियस सी बात है, मेरी अगर किसी का
थोड़ी फ्लक्चुएट होगी इधर उधर ब्लड प्रेशर, तो 100 से 120 तो पहुँच ही जाएंगे, कोई भी नॉर्मली पहुँच जाएगा। तो अब हमको करना क्या है, ये तो मेरा वी है, हमने तुमको बताया था वी इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, ये, और ये क्या है मेरा वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई क्यू, ये हम बताए थे। तो बस सबसे पहले क्या करो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, ये दोनों बीच का डिफरेंस निकालो। तो क्या निकलना है हमको, यहाँ पे हमको निकालना है वर्क डन, बोला कैलकुलेट द वर्क डन। तो करो क्या, पहले हमको वी बी माइनस वी ए, ये हम फाइंड कर लेते हैं, 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 वोल्ट। अब हमें क्या करना है कि वर्क डन निकालना है भाई, तो इसको वाट बना के छोड़ दो, और हमको क्यू दिया है, क्यू इक्वल टू 4C। तो देखो थोड़ा इधर देखना, करना क्या हम लोग को, वी इक्वल टू हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी इंटू क्यू, वी क्या है मेरा 20, क्यू क्या है मेरा 4 कूलम, तो ये हो जाएगा 80 डब्ल्यू। अब कुछ बच्चे बोल जाते हैं वो इसका यूनिट, तो लिख दो जूल, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो डब्ल्यू इक्वल टू 80, वी का वोल्ट इंटू कूलम का सी, वोल्ट इंटू कूलम, क्या दिक्कत है, मगर जब ये लिखोगे ना वोल्ट इंटू कूलम तो एग्जामिनर समझ जाएगा, तुम थोड़ा कम जानते हो। यहाँ पे ऐसे करके उसको मार्क दिखा दो एग्जामिनर को, तो मैंने यहाँ आंसर ला दिया, फिर ऐसे करके आंसर लिख दो, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हाईलाइटेड चीज़ को हमेशा अक्सर दिखाना चाहिए, ऐसे ऐसे लगाओगे तो एग्जामिनर सोचेगा हाँ अच्छे से लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो यही हो गया। अब हम लोग को अगर अगला क्वेश्चन करना हो, सपोज करो अगला क्वेश्चन हम लोग को करना हो कि हम लोग करेंगे कैसे अगला क्वेश्चन, तो इसके लिए हम लोग को थोड़े से एक दो और क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आज का वीडियो हम ऑफ करते हैं, क्योंकि एक दिन में हम काफ़ी नहीं बता सकते। नहीं तो छोड़ो, आज के लिए तुम लोग के लिए बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी अदर क्लासेस भी पढ़ानी हैं, अभी नया नया वीडियो शूट करना सीख रहे हैं, तो जो भी है धीरे 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 अच्छा होने ही लगेगा। चलो ओके बाय।